दोस्तों, आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं एक बहुत ही इमोशनल स्टोरी को जिसका नाम है थ्री ऑफ अस। उम्मीद करता हूँ ये कहानी आपके दिल को छू लेगी। ये कहानी है शैलजा नाम की एक औरत की जो 28 साल बाद अपने होम टाउन में जाती है। शैलजा को वहाँ पर अपने बचपन का प्यार प्रदीप मिल जाता है जिसको देखकर वो बहुत खुश होती है। अब शैलजा, उसका पति दीपांकर और बचपन का प्यार प्रदीप तीनों एक साथ मिलकर पुरानी जगहों को एक्सप्लोर करते हैं और उसके बाद क्या होता है ये हमें तभी पता चलेगा जब हम पूरी मूवी देखेंगे। मूवी के हर एक सीन में दिखाए गए इमोशंस शानदार हैं जिनको देखकर आपकी आंख भर आएगी, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखना। तो चलिए बिना समय गवाए कहानी शुरू करते हैं। मूवी की शुरुआत में हम शैलजा को देखते हैं जो फैमिली कोर्ट में डिवोर्स के केस संभालती है। शैलजा को काफी समय से डिमेंशिया की बीमारी है जिसके कारण उसे कुछ भी याद नहीं रहता, इसलिए वो हमेशा अपने पास एक डायरी रखती है और अपनी हर छोटी छोटी बातें उसके अंदर लिख लेती है ताकि बाद में उसे याद रख सके। शैलजा के पति का नाम दिवांकर है और दीपांकर उसे बहुत प्यार करता है, लेकिन फिर भी शैलजा और दीपांकर की आपस में ज्यादा नहीं बनती। शैलजा हर वक्त बस अपने मन में ही खोई रहती है, जैसे कोई बात उसको सता रही हो। फिर एक रात वो दीपांकर को कहती है कि क्या आप एक हफ्ते के लिए ऑफिस से छुट्टी ले सकते हैं क्योंकि मुझे वेंगुर्ला जाना है। फिर दीपांकर पूछता है कि वेंगुर्ला में क्या है। फिर शैलजा कहती है कि वहाँ पर मेरा बचपन बीता था। दीपांकर जानता है कि डिमेंशिया के कारण कुछ समय बाद शैलजा अपनी यादाश्त पूरी तरह से खो देगी और फिर उसे अपने बचपन में बिताया कोई भी पल याद नहीं रहेगा, इसलिए वो वेंगुर्ला जाने के लिए मान जाता है। तभी कुछ देर बाद दीपांकर के पास उसके बेटे का फोन आता है जिसका नाम भरत है। वो IIT की पढ़ाई करने के लिए बाहर गया हुआ है। भरत का फोन आते ही दीपांकर कमरे से बाहर आ जाता है क्योंकि उसे पता था कि भरत जरूर शैलजा की बीमारी के बारे में पूछेगा। शैलजा से अगर कोई डिमेंशिया के बारे में पूछे तो उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता क्योंकि वो नहीं चाहती कि लोग उसे सहानुभूति दें या फिर उसकी बीमारी के बारे में पूछें। फिर अगले दिन शैलजा और दीपांकर वेंगुर्ला जाने के लिए ट्रेन में बैठ जाते हैं, लेकिन वहाँ शैलजा को कुछ ऐसा दिखता है जिसको देखने के बाद वो पूरी तरह से अपनी यादों में खो जाती है। दरअसल ट्रेन में चंचल और कंचन नाम की दो बहनें खेल रही थी और उनको देखते ही शैलजा उन्हें अपने पास बुला लेती है और खाने के लिए बिस्किट भी देती है। चंचल और कंचन को देखते ही शैलजा को कुछ पुरानी बातें याद आने लगती हैं जिनको वो चाहकर भी अपने मन से नहीं निकाल सकती थी, लेकिन वे पुरानी बातें क्या है ये हमें आगे पता चलेगी। वेंगुर्ला जाने का सफर अब यहाँ से शुरू होता है और मूवी की असली शुरुआत भी यहीं से होती है। वेंगुर्ला पहुँचने के बाद शैलजा की 28 साल पहले वाली यादें ताजी होने लगती है। उसे ऐसा लग रहा था जैसे वो आज भी 28 साल पहले के समय में जी रही हो। तभी रात को आराम करने के बाद अगली सुबह शैलजा और दीपांकर जाते हैं उस स्कूल में जहाँ पर शैलजा बचपन में पढ़ा करती थी। शैलजा को वहाँ पर एक बोर्ड दिखाई देता है जिस पर प्रदीप कामत 1990 लिखा हुआ था। दरअसल प्रदीप और शैलजा स्कूल में बहुत अच्छे दोस्त हुआ करते थे, लेकिन फिर शैलजा के मुंबई जाने के बाद प्रदीप उससे कभी भी नहीं मिल पाया। स्कूल से निकलने के बाद शैलजा की मुलाकात होती है उसकी एक दोस्त गौरी से जो स्कूल में उसके साथ खूब खेला करती थी। फिर शैलजा गौरी से पूछती है कि परशुराम का घर भी तो इसी गली में था ना, लेकिन गौरी जवाब देती है कि मेरा घर ही परशुराम का घर है क्योंकि मैंने उसके साथ शादी कर ली। ये बात सुनकर शैलजा हंसने लगती है और फिर गौरी उन दोनों को अंदर ले जाती है। फिर गौरी और शैलजा साथ में बैठकर ढेर सारी बातें करती हैं, लेकिन तभी शैलजा उससे पूछती है कि इन दिनों प्रदीप कामत कहाँ पर है। फिर गौरी कहती है कि तुम कब से प्रदीप का पूरा नाम लेने लगी। अब गौरी की इस लाइन से ये बात तो समझ में आ रही थी कि स्कूल में शैलजा और प्रदीप दोस्त होने के साथ साथ एक दूसरे से प्यार भी करते थे, लेकिन शैलजा के मुंबई जाने के कारण वो दोनों अलग हो गए। खैर, गौरी इस बारे में शैलजा से ज्यादा सवाल जवाब नहीं करती और उसे बताती है कि प्रदीप एक बैंक में काम करता है, इसलिए अगर तुम्हें उससे मिलना है तो तुम्हें बैंक जाना होगा। फिर शैलजा और प्रदीप जब एक दूसरे को देखते हैं तो बस देखते ही रह जाते हैं। उनकी सभी पिछली यादें ठीक उनकी आंखों के सामने घूमने लगती है। फिर एक शांत जगह पर बैठकर शैलजा, प्रदीप और दीपांकर आपस में बातें करते हैं। दीपांकर प्रदीप से पूछता है कि आप कब से बैंक में काम करते हो। प्रदीप जवाब देता है 12 साल से। तभी दीपांकर को एहसास होता है कि प्रदीप और शैलजा अकेले में कुछ देर बातें करना चाहते हैं, इसलिए वो ये कहकर वहाँ से चला जाता है कि मुझे हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम समझाने के लिए क्लाइंट को फोन करना है। प्रदीप शैलजा से बात करने में शर्मा रहा था
क्योंकि बचपन की बात अलग थी और अब वे दोनों शादीशुदा हैं। फिर कुछ देर बाद वे दोनों एक दूसरे की जॉब के बारे में बात करते हैं। फिर बातों बातों में शैलजा प्रदीप को कहती है पुरानी बातें ताजा करने के लिए स्कूल में चलें। फिर प्रदीप मुस्कुराते हुए कहता है चलो। अब शैलजा, प्रदीप, दीपांकर और गौरी अपने स्कूल में आ जाते हैं और 28 साल पहले की सभी बातों को याद करने लगते हैं। ये सभी यादें शैलजा की अच्छी यादें थी जिनको वो डिमेंशिया होने के बाद भी भुला नहीं पाएगी। लेकिन कुछ यादें ऐसी भी होती हैं जो बहुत बुरी होती हैं, इतनी बुरी कि आज तक वो शैलजा को दुख पहुंचा रही है। फिर रात के समय प्रदीप अपनी पत्नी सारिका को बताता है कि आज मुझे शैलजा मिली थी, मेरे बचपन की दोस्त, जिसके बारे में मैंने तुम्हें बहुत पहले बताया था। फिर प्रदीप सारिका को कहता है कि शैलजा कुछ दिनों तक यहाँ पर ही रुकेगी और वो चाहती है कि मैं उसके साथ पुरानी जगहों पर घूम आऊं। सारिका समझ जाती है कि प्रदीप अपने पहले प्यार के साथ घूमने के लिए परमिशन चाहता है। फिर वो प्रदीप को कहती है कि तुम जाओ, लेकिन कल होने वाली सभी बातें मुझे जरूर बताना और साथ ही मुझे रिश्वत भी देनी पड़ेगी। फिर प्रदीप सारिका की बातें सुनकर हंसने लगता है और फिर नेक्स्ट डे प्रदीप और शैलजा अपनी सभी पुरानी जगहों पर घूमने के लिए जाते हैं। फिर वो जाते हैं शैलजा के 28 साल वाले पहले घर में। उस घर के साथ शैलजा की कई सारी यादें जुड़ी थी जो आज भी उसे अच्छी तरह से याद है। शैलजा वहाँ रहने वाली दादी से कहती है कि मैं यहाँ पर 28 साल पहले रहा करती थी और आज मेरा इस घर को देखने का बहुत मन हुआ, इसीलिए मैं यहाँ पर चली आई। दादी और उनका पोता करण बड़ी ही खुशी से शैलजा को पूरा घर दिखाते हैं। तभी अचानक शैलजा को 28 साल पहले की एक झलक याद आती है जब वो अपनी बहन वेनु के साथ इस घर में खेला करती थी। लेकिन इस झलक के याद आते ही शैलजा का मन बहुत ही विचलित हो जाता है। फिर घर दिखाने के बाद करण शैलजा को पीछे वाले कुएं के पास ले जाता है, लेकिन वहां पहुंचते ही शैलजा के पैर अचानक से रुक जाते हैं और वो कुएं के सामने बिल्कुल स्तंभ सी खड़ी हो जाती है, जैसे उसे कोई बहुत ही बड़ी घटना याद आ गई हो। फिर प्रदीप करण को कहता है कि काकी अभी थक गई है, इसलिए कुएं को बाद में देखेगी। और इतना कहने के बाद प्रदीप, दीपांकर और शैलजा वहां से चले जाते हैं। अब उस कुएं में कुछ तो ऐसा था जिसको याद करके शैलजा के पैर अचानक से रुक गए। लेकिन कुएं की असली कहानी क्या है ये हमें आगे पता चलेगी। फिर वो जाते हैं अपनी इंग्लिश टीचर के घर जिसका नाम कुरनकन था। फिर वहाँ वे दोनों रूपाली से मिलते हैं जो कुरनकन की बेटी और उनकी पुरानी दोस्त है। फिर कुरनकन दीपांकर को बताती है कि तुम्हारी बीवी जितनी सीधी बन रही है उतनी है नहीं, ये बचपन में बिल्कुल मोगैम्बो जैसी थी और प्रदीप इसका दादा था। कुरनकन की बातें सुनकर सभी हंसने लगते हैं। फिर प्रदीप रूपाली से पूछता है कि वो समुंदर वाली चुड़ैल अम्मा अभी भी है क्या। फिर रूपाली कहती है कि वो कभी थी ही नहीं, ये सिर्फ एक अफवाह थी। लेकिन तभी कुरनकन कहती है कि नहीं, वो असल में थी और शैलजा तो उनसे बातें करने भी जाया करती थी। शैलजा भी कुरनकन की बातों से सहमत हो जाती है और फिर वे सभी कुछ देर बातें करने के बाद अपने घर चले जाते हैं। फिर रात के वक्त सारिका देखती है कि प्रदीप एक पेपर पर उद्गम नाम की एक कविता लिख रहा है और फिर वो उस कविता के बारे में उससे पूछने लगती है। प्रदीप सारिका को बताता है कि उद्गम का अर्थ है शुरुआत, जहाँ से सब शुरू हुआ था। फिर सारिका प्रदीप की बात सुनकर थोड़ा मुस्कुराती है और फिर कहती है कि आज की तुम्हारी ये कविता उद्गम शैलजा से मिलना है। क्यों, सही कह रही हूँ ना? हमारी शादी के उद्गम को 17 साल बीत चुके हैं, लेकिन आज तक तुम्हारे मुंह से कभी कविता का छंद भी नहीं निकला और आज जब तुमने अपने पहले प्यार को देखा तो पूरी की पूरी कविता लिख डाली। वाह। अब प्रदीप सारिका की बातों से शर्मा जाता है और फिर वो दोनों सोने के लिए चले जाते हैं। फिर दीपांकर सोने से पहले शैलजा से पूछता है कि तुमने मुझे ये मोगैम्बो वगैरह की बातें पहले क्यों नहीं बताई। फिर शैलजा कहती है जानबूझकर नहीं किया, बस हो गया। आज तुम जिस शैलजा से यहाँ पर पहली बार मिल रहे हो, मैं भी उसी शैलजा को ढूंढने आई हूँ। अगर तुम्हें पहले वाली शैलजा मुझसे पहले मिल जाए तो तुम उसे संभाल कर रख लेना। शैलजा के कहे हुए हर एक शब्द में एक अलग ही दर्द छिपा हुआ था, जैसे वो बचपन बीतने के बाद घुटन भरी जिंदगी जी रही हो। फिर अगली सुबह शैलजा एक डांस क्लास में जाती है जहाँ से उसने बचपन में नृत्य करना सीखा था। वहाँ पर कथक कर रही लड़कियों को देखकर शैलजा का भी नाचने का मन करता है और फिर वो उन लड़कियों के साथ मिलकर कथक करने लगती है। शैलजा को अपने बचपन में किए हुए हर एक स्टेप याद थे, जिनको देखकर आपको समझ में आ ही रहा होगा कि डिमेंशिया होने के बाद भी शैलजा की बचपन वाली यादें कितनी मजबूत हैं। नृत्य करते हुए अचानक शैलजा को कुछ अजीब सा महसूस होता है और फिर वो शर्माकर एक पिलर के पीछे जाकर छुप जाती है। प्रदीप जब देखता है कि शैलजा ने नृत्य करना बंद कर दिया है तो वो उसे अपने साथ एक रेस्टोरेंट में खाना खिलाने ले जाता है।
वहाँ शैलजा प्रदीप को बताती है कि मेरा बेटा भरत IIT कर रहा है, लेकिन उसकी इतनी बात सुनते ही प्रदीप थोड़ा उदास हो जाता है। फिर वो शैलजा को कहता है कि बचपन में मेरा भी बहुत मन था कि मैं भी IIT करूं, लेकिन हालात कुछ ऐसे हो गए कि मैं कर ही नहीं पाया। एक दिन बाबा नशे की हालत में घर पर आए और फिर उन्होंने माँ को और मुझे बहुत मारा और फिर अगली सुबह उठकर कहीं चले गए। मैंने और माँ ने उनके वापिस आने का बहुत इंतजार किया, लेकिन वो कभी भी वापस नहीं आए। मेरा मन हमेशा कहता था कि अगर वो मुझे एक बार मिल जाए तो मैं उनसे जरूर पूछूंगा कि वो हमें छोड़कर क्यों गए, लेकिन मेरा मन ये भी कहता था कि सवाल पूछने के बाद मैं उनको घर पर लेकर आऊंगा और फिर कहीं नहीं जाने दूंगा। शायद वो जिंदगी की उलझनों से दूर होकर भाग गए थे। जो काम हम आज के समय में करना चाहते हैं लेकिन कर नहीं पाते, वो काम उन्होंने कर दिखाया। प्रदीप की बातों से साफ समझ में आ रहा था कि केवल शैलजा ही अपनी जिंदगी से दुखी नहीं है, बल्कि प्रदीप को भी किस्मत ने बहुत दुख दिए हैं। लेकिन अगर प्रदीप और शैलजा शादी कर लेते तो शायद हालात आज बदल गए होते। फिर रेस्टोरेंट से निकलने के बाद शैलजा एक मंदिर के बाहर बैठ जाती है। फिर प्रदीप और दीपांकर टहलते हुए बातें करने लगते हैं। दीपांकर प्रदीप को बताता है कि शैलजा के बाबा हमारी शादी के 6 महीने बाद ही गुजर गए थे और उसके 2 महीने बाद शैलजा की आई भी गुजर गई और फिर हमारे घर एक बेटा हुआ भरत, जिसके बाद शैलजा ने खुद को थोड़ा संभाला, लेकिन डेमोशिया के कारण उसकी याददाश्त धीरे धीरे कम होती जा रही है। फिर दीपांकर प्रदीप को थैंक यू कहता है, क्योंकि आज शैलजा के चेहरे पर जो मुस्कान है वो केवल प्रदीप की वजह से ही है। घूमने फिरने और खूब मजे करने के बाद प्रदीप, दीपांकर और शैलजा तीनों अपने घर चले जाते हैं। तभी रात को हम प्रदीप को देखते हैं जो किसी के लिए सुंदर सी कढ़ाई कर रहा था, लेकिन ये कढ़ाई किसके लिए है ये आपको आगे पता चलेगा। अगली सुबह शैलजा और दीपांकर प्रदीप के घर पर नाश्ता करने के लिए आते हैं। प्रदीप वहाँ शैलजा को अपनी कविता सुनाता है और फिर उनके लिए चाय बनाने चला जाता है। नाश्ता होने के बाद शैलजा और सारिका कुछ देर अकेले में बाहर बातें करने चली जाती हैं। शैलजा सारिका से पूछती है कि तुम्हें अजीब नहीं लग रहा कि मैं अचानक यहाँ प्रदीप से मिलने आ गई। सारिका कहती है अजीब तो लगा, लेकिन बहुत प्यारा अजीब लगा। मैं 1 हफ्ते से बालों में मेहंदी लगाने के बारे में सोच रही हूँ, लेकिन हर रोज कोई ना कोई बहाना बनाकर टाल दिया करती थी। आपका भी वेंगुर्ला आने का बहुत मन होगा, इसीलिए आपके सारे बहाने मुंबई में धरे के धरे रह गए। सारिका की बातें सुनकर शैलजा को बहुत खुशी होती है, क्योंकि प्रदीप को ऐसी पत्नी मिली जो अपनी अच्छी सोच से हर पल उसका ख्याल रखती है। फिर कुछ देर बातें करने के बाद प्रदीप, दीपांकर और शैलजा वहाँ से निकल पड़ते हैं अपनी 28 साल पहले की और पुरानी यादों को खोजने के लिए। शैलजा के लिए आज का दिन उसके जीवन का सबसे अच्छा दिन था, क्योंकि आज वो अपने सभी दुखों को भुलाकर बस मजे कर रही थी। फिर रात को दीपांकर शैलजा से पूछता है कि क्या तुम मेरे साथ कभी इतना खुश हुई हो। फिर शैलजा कहती है आप ये कैसी बातें कर रहे हो, अगर मैं खुश हूँ तो इस बात से आपको दिक्कत है क्या। दीपांकर कहता है नहीं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन शायद मुझ में ही कोई कमी रही होगी, इसीलिए तुम मेरे साथ खुश नहीं रह पाई। अब शैलजा अच्छे से समझ रही थी कि दीपांकर क्या कहना चाहता है, लेकिन वो उसे समझाती है कि हमें आम दिन याद ही नहीं रहते। एक इंसान के लिए केवल वही पल खास होते हैं जो उसकी जिंदगी में सिर्फ 1 या 2 बार ही हुए हों। फिर शैलजा दीपांकर से पूछती है कि तुम मुझे बताओ, हम आखिरी बार साथ में दुखी कब हुए थे। फिर दीपांकर कहता है शायद बहुत बार, और अब ये मत कहना कि डिमेंशिया की वजह से तुम ये सब भूल गई हो। इतना कहकर दीपांकर वहाँ से चला जाता है और शैलजा भी मन को शांत करने के लिए समंदर किनारे जाकर खड़ी हो जाती है। तभी उसे अचानक से वही चुड़ैल अम्मा का ख्याल आता है जो 28 साल पहले समंदर किनारे पर रहा करती थी। फिर शैलजा उनसे मिलने के लिए पहुंच जाती है और फिर उनके साथ बैठकर थोड़ी बातें करती है। शैलजा अम्मा से पूछती है कि मैंने जो आपको अंगूठी दी थी वो कहाँ गई। फिर जवाब में अम्मा बताती है कि समंदर से 3 लोग आए थे मुझे लेने के लिए, लेकिन मैंने मना कर दिया और कहा कि मैं सिर्फ अपने मालिक के साथ जाऊंगी। फिर मेरे इतना कहते ही चांद, सूरज, समंदर, बादल सब लड़ने लगे कि मैं ही तेरा मालिक हूँ। एक दिन समुंदर गुस्से में लाल हो गया, इसलिए मैंने भी गुस्से में तेरी दी हुई अंगूठी समंदर में फेंक दी और वो पीछे हट गया। अब चुड़ैल अम्मा की बातों से ये साफ समझ आ रहा था कि ये बातें आम इंसानों की समझ से परे हैं। जिस घटना के बारे में वो बात कर रही थी वो असल जिंदगी में हो ही नहीं सकती, और शायद इसीलिए चुड़ैल अम्मा सिर्फ एक अफवाह है। शैलजा को छोड़कर कभी किसी ने उन्हें नहीं देखा था।
अब शैलजा उस घटना के बारे में उन्हें बताती है जो 28 साल पहले हुई थी। वो कहती है कि मैं और मेरी बहन वेनु हम रस्सी कूद खेल रहे थे, लेकिन उसने कहा कि हम खींच खींच खेलते हैं क्योंकि उसे पता था कि वो खींच खींच जीत जाएगी। फिर हमने खेल शुरू किया। मैंने जोर से दांत रगड़ते हुए रस्सी खींची, लेकिन मेरे हाथ से रस्सी छूट गई और वेनु कुएं में गिर गई। फिर मैं रोते हुए बाबा के पास गई, लेकिन जब तक वो उसे बचाते तब तक वेनु मर चुकी थी। शैलजा की बात सुनकर अम्मा कहती है कि तूने याद रखा, इसीलिए मैं आज यहाँ पर हूँ। अब चुड़ैल अम्मा की इस बात का मतलब ये था कि वेनु की आत्मा और कहीं नहीं गई, बल्कि चुड़ैल अम्मा के शरीर में आकर बस गई और इसी वजह से वो सिर्फ शैलजा को ही दिखती है। यही कहानी है जिसके कारण शैलजा आज भी दुखी रहती है और शायद वो अपनी पूरी लाइफ खुद को कभी भी माफ नहीं कर पाएगी। अब चुड़ैल अम्मा से बात करने के बाद शैलजा अपने घर चली जाती है। फिर अगली सुबह शैलजा, दीपांकर, प्रदीप और उसकी बेटी मेले में घूमने के लिए जाते हैं। आज शैलजा का वेंगुर्ला में आखिरी दिन था क्योंकि कल दोपहर को उसकी मुंबई जाने की ट्रेन है। अब मेले में जाकर शैलजा बड़े वाले झूले में बैठना चाहती थी, इसलिए वो दीपांकर को साथ चलने के लिए कहती है, लेकिन दीपांकर और रिद्धि दोनों को ही उस झूले में बैठने से डर लगता था। दीपांकर प्रदीप को कहता है कि आप शैलजा के साथ चले जाइए, जिसके बाद प्रदीप और शैलजा एक साथ झूले में बैठ जाते हैं। फिर कुछ देर बाद झूला टॉप पर पहुंचकर रुक जाता है और उसी मोड़ पर प्रदीप और शैलजा दोनों खुलकर एक दूसरे से बात करते हैं। फिर प्रदीप शैलजा से पूछता है कि तुम वापस क्यों नहीं आई। शैलजा कहती है बस नहीं आ पाई। प्रदीप को इस बात की खुशी थी कि शैलजा 28 साल बाद ही सही, लेकिन उससे मिलने के लिए आई तो सही, क्योंकि उसने तो उम्मीद ही खो दी थी कि वो शैलजा को कभी भी दोबारा देखेगा। फिर प्रदीप शैलजा को कुछ पुरानी बातें याद दिलाते हुए कहता है कि जब आखिरी बार मैं, तुम, वेनु और हमारे दोस्त इस मेले में आए थे, तब तुम मुझसे नाराज हो गई थी क्योंकि मैं तुम्हारे लिए फूल लेकर आया था और तुमने कहा कि सिर्फ मेरे लिए ही क्यों लेकर आए, बाकी सबके लिए क्यों नहीं लाए। उस दिन के बाद वेनु वाला हादसा हो गया और फिर हम कभी भी एक दूसरे से मिल नहीं पाए। प्रदीप की बातें सुनने के बाद शैलजा कहती है सॉरी, ये माफी मुझे शायद 28 साल पहले ही मांग लेनी चाहिए थी। प्रदीप और शैलजा दोनों की आंखों में आंसू आ जाते हैं और एक बार फिर उनका आखिरी मेला यहीं पर खत्म हो जाता है। फिर घर जाने के बाद प्रदीप अपनी वाइफ सारिका को एक साड़ी देता है और उसको देखकर सारिका कहती है ये क्या है, रिश्वत। लेकिन प्रदीप कहता है कि ये साड़ी शैलजा ने भिजवाई है और हाँ, ये तुम्हारी रिश्वत है जिस पर मैंने ही कढ़ाई की है। फिर सारिका उस कढ़ाई को देखकर बहुत खुश हो जाती है। तभी घर जाने से पहले शैलजा एक बार फिर से उस कुएं के पास जाती है और फिर वहीं पर खड़ी होकर पुरानी बातों को याद करने लगती है। वेनु के जाने के बाद सब कुछ बदल गया था, शैलजा भी, और इसीलिए वो मुंबई चली गई क्योंकि वेंगुर्ला में वेनु वाला हादसा हो गया था। लेकिन अगर वो हादसा ना हुआ होता तो शायद आज हर किसी की तकदीर कुछ और ही होती। अब शैलजा कुएं के पास खड़ी होकर ये सारी बातें सोच रही थी और फिर वो कुछ देर बाद वहां से चली जाती है और इसी के साथ इस मूवी का एंड हो जाता है। पूरी मूवी में शैलजा और प्रदीप ने जो रोल निभाया है वो सच में काबिले तारीफ है। शैलजा की लाइफ उसकी तकदीर के कारण पूरी तरह से बदल गई थी और शायद इसी वजह से वो दीपांकर के साथ भी ज्यादा खुश नहीं रह पाई। तकदीर का लिखा कोई भी नहीं बदल सकता और अगर तकदीर बदलने वाली शक्ति उसके पास होती तो शायद शैलजा सबसे पहले उस शक्ति का इस्तेमाल अपने ऊपर करती। उम्मीद है आपको ये मूवी पसंद आई होगी और अगर आपको ये मूवी अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, बाय बाय।